औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आए अल्लाह, मैं किस तरह तेरा सामना करूं और किसके सहारे तेरी बारगाह में हाजिर हूं। इस समाअत के सहारे या इस बसारत के जरिए, इस जबान के सहारे या इस दिल के सहारे, इस हाथ के वसीले से या इन पैरों के सहारे से। ये सब ही तो तेरी नेमतें हैं और इन सब से ही तो मैंने तेरी मासियत की है, गुनाह किया है। ये सब ही तो मेरे खिलाफ तेरी हुज्जतें और दलीलें हैं। आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमें माफ़ फरमा। हज़रत अली करामुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब दुनिया किसी की तरफ मतवज्जे होती है तो ये दूसरे के महासिन खूबियाँ भी इसके हवाले कर देती है, और जब इससे मुंह फेरती है तो इसके महासिन खूबियाँ भी सलब कर लेती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आपने फरमाया था कि मेरे अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है, मेरे अल्लाह तू मेरे साथ है, तो हुसैन कामयाब हो गया। अगर दुनिया मेरे साथ नहीं भी है तो हुसैन को कोई परवाह नहीं है। फिर आप फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह, अगर तू मेरे साथ नहीं है, तू मुझसे नाराज नहीं है और ये दुनिया मेरे साथ है, तो हुसैन नाकाम हो गया। आज मोरफा 10 दिसंबर 2020 बारोज जुमारात 24 रबीउसानी सन 1442 हिजरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स और मेरे मेहरबान बहन भाइयों, आज छोटी सी आप लोगों से गुजारिश करूँगा दर्स के आगाज़ में कि हमारे मोहसिन मेहरबान सर मोहम्मद नईम अरशद साहब के हक़ में हमेशा दुआ किया करें। अल-हम्द शरीफ पढ़ लें, सूरत तौहीद पढ़ लें। वो हमारे मोहसिन थे, मेहरबान थे, जो कि इस वक्त अपने खालिक हकीकी के पास हैं। उन्होंने ये इल्म की शम्मा जलाई, उन्होंने हमें दर्स दिया, तरगीब दी और अक्सर फरमाया करते थे कि बेटा, हर शख्स को, इंसान को अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। बिलखसूस जो कामयाब लोग हैं, कामयाब से सर इस तरह मिसाल देते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जिन पर ख़ास रहमत है, बेहतरीन जाब्ज़ हैं, पाकीज़ा लोग हैं और सालेह किरदार है उनका। तो आप फरमाया करते थे अक्सर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे पाकिस्तान में बेहतरीन सर्विस से नवाजा है, बहुत खूबसूरत तनख्वाह है, हद से ज़्यादा वसाइल दिए हैं हुकूमत ने। तो फिर सर ये फरमाया करते थे कि इनका रिटर्न बैक खूबसूरत शक्ल में ये है कि इस मुआशरे के लिए कुछ किया जाए। सर के ये अल्फाज होते थे कि हम
इस माशरे के लिए क्या कर सकते हैं। बिलखसूस जो लोग मुतलका शोबाजात के हैं, मिसाल दे रहे हैं, डॉक्टर साहबान हैं, इंजीनियर साहबान हैं, वकला साहबान हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, जज साहबान हैं, प्रोसिक्यूटर साहबान हैं, लॉ डिपार्टमेंट के हमारे अफसरान हैं। सर का ये कॉल था कि जो नए लोग हैं उनकी बेहतरीन मावनत की जाए और अवाम को उस शोबे से मुतलका आगाही फराम की जाए। ये बातें, ये किरदार इल्म को फैलाने में शामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इल्म से दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो अगर तो तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो दोस्तों, सर के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। मेरी ये आप लोगों से इस्तदा है, गुजारिश है। वही हमारे सर अल्लाह नगरी के रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मकाम दे, वजह बने इस तालीमी सिलसिले के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का दर्स तीसरा शुरू कर रहे हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, शुरू में आप लोगों को तारुफ कराया था, बता दिया था हमारा ये मौजू है मुकम्मल द क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसके आगाज़ में थोड़ी सी छोटी सी ये गुजारिश है। उस गुजारिश का आगाज़ अपने उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दर्जा दे, सर जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर रज़ा साहब, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में आप हमें पढ़ाते थे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो अक्सर उस्ताद मोहतरम हमेशा ही बाकमाल बातें करते थे, अक्सर कुछ बातें उनकी जहन में रह जाती थी। तो आप ये फरमाते थे कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बरतानिया वगैरह या अमेरिका वगैरह की, या वो लोग जो बार एट लॉ करके आते हैं, बैरिस्टर बन के आते हैं बैरून मुल्क से, उस्ताद मोहतरम ये फरमाते थे कि उनको प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सिखाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोडिफाइड लॉ है, सेक्शंस वगैरह हमें पढ़ाए जाते हैं, दीगर भी तरीके से तरबियत दी जाती है। तो मैं आज बिलखसूस अपनी गुफ्तगू को लिंक करूँगा द क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ के साथ। मेरे मेहरबान दोस्तों, बिलखसूस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेरे बहन भाई, आप लोगों ने CRPC भी पढ़ा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान भी पढ़ा, कानून शहादत आर्डर भी पढ़ा। लेकिन शुरू में जो आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने वादा किया था कि A to Z हर चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मुख्तसर ये एक कहानी की शक्ल में, एक किस्से की शक्ल में, जो सच्ची होगी वो किस्सा और कहानी हम अपनी बहुत ही काबिल एहतराम हाई कोर्ट्स, जो हमारे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हैं, हमारे फाजिल जज साहबान ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, उनके किए हुए फैसले और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हमारा ज़ेरे बहस मौजू होंगे अक्सर औकात। अब दो चीज़ें, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आप लोगों को बताया, और एक लफ्ज़ आप लोग सुनते होंगे, सिस्टम, निज़ाम। ये सिस्टम क्या होता है, असूल क्या होता है? उर्दू में सादा अल्फाज में आप इसका मफहूम थोड़ा सा सुन लें। असूल क्या है? जड़ें, बुनियादें, कायदा, तौर तरीका, दस्तूर। अब जो इल्मी बहस होती है मसाइल से, मसाइल को अक्ली दलाइल से साबित करना,
अब निज़ाम क्या है? तरतीब, तरीका, बंदोबस्त। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, गुजारिश कर चुका हूं, कानून अब दुनिया में, अमेरिका वगैरह में बतौर साइंस पढ़ाया जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। साइंस जदीद उलूम को कहा जा सकता है, जिसके बाकायदा असूल व ज़वाबित हों, जो इल्म एक सिस्टम के ताबे हो। मजीद वजाहत से सुन लें। मिसाल देने, एक काम किसी को सिखाया जाता है, हुनर, फन, इंसान इसमें महारत हासिल कर लें, वो एक बाकायदा शोबा बन जाए, उसकी तरतीब, उसकी बुनियाद एक निज़ाम के ताबे हो, असूल के ताबे हो। पूरी दुनिया का कानूनी निज़ाम है, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम है, डिपार्टमेंट्स हैं, शोबा कानून, कानून की तालीम हासिल की, उस तालीम से जज साहबान बन गए, उस तालीम से वकला साहबान हमारे साज़ा कराम हैं। अब इस असूल, ज़ाब्ते, दस्तूर के ताबे एक निज़ाम चल रहा है। अब जो मजमून है शोबा कानून, इसी के ताबे एक निज़ाम चल रहा है। इस सूरत में, शक्ल में साइंस की तारीफ में आता है और बतौर साइंस मुतारिफ किया जा रहा है। अब आप लोगों को गुजारिश की है, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब जो मेरे बहन भाई अक्सर सिविल जज साहबान की तैयारी कर रहे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहबान की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वकला साहबान, हमारे प्रोसिक्यूटर साहबान की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग हैं प्रोसिक्यूटर्स, लॉ डिपार्टमेंट के जो हमारे लोग हैं, तालिब इल्म बाशमूल प्रैक्टिसिंग लोग, अक्सर औकात मुख्तलिफ डेफिनेशन वगैरह आ जाती हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है? सिविल जज के एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन क्या है? इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, शहादत की कितनी अकसाम हैं? अब आप लोगों से इख्तिसार के साथ आज के स्पेशल मौजू के सिलसिले में गुजारिश ये है कि जब हम केस लॉ को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, असूलों को मद्देनजर रखकर, अब एफआईआर एक बुनियाद है, आगाज है। जनरली एक आम असूल बता रहा हूं, इसकी मुस्तस्नियात, एक्सेप्शंस काफी हैं। आम असूल, जहां सजा होगी, जहां जमानत होगी, जहां मुल्जिम जेल में होगा, वहां एफआईआर होगी। अब एफआईआर होगी, तफ्तीश की जाएगी, चालान बनेगा, अदालत में मामला आएगा, जमानत होगी, शहादतें लगेंगी, बहस होगी, बहस, आर्गुमेंट्स, उसके बाद मुल्जिम बरी हो गया या उसे सजा हो गई। वही जो गुजारिश की है शुरू में, मुख्तलिफ कवानीन को हम इंशाअल्लाह ताला इन जख्ता पोजीशन पढ़ेंगे, सबको एक साथ मिलाकर प्रोविजंस का लिंक्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि कहाँ ज़ाब्ता फौजदारी काम आ रहा है, कहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान आ रहा है काम, और कहाँ कानून शहादत काम आ रहा है। मेरे मोहतरम तालिब इल्म साथियों, जब इस तरीके से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमें पाकिस्तान का क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम दुरुस्त मायने में समझ आएगा। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या चाहती हैं? लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, रिक्रूटमेंट करनी है जिन्होंने सिविल जज साहबान भर्ती करने हैं। सिविल जज एक ओहदे का नाम है, जज साहब होते हैं। जब वो दीवानी काम कर रहे हैं, दीवानी काम सिविल लॉ का, जायदादों से मुतल्लिका दावाजात का फैसला करते हैं, शहादत लिखते हैं, तो हम कहते हैं जी सिविल जज साहब। जब वो फौजदारी मुकदमे की समाअत करते हैं तो हम कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब।
कानून है। सिविल लॉ में सिविल जज उसे कहा जाता है, सिविल लॉ की रोशनी में। फौजदारी कानून की रोशनी में उसे इलाका मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब कहा जाता है। शख्स एक ही है, मुख्तलिफ ओहदाजात उसे दे दिए गए मुख्तलिफ कवानीन के ताबे। फैमिली केसेस भी जब ये सुन रहे होते हैं तो फैमिली जज उस वक्त इनका डेजिग्नेशन होता है। रेंट के केसेस हैं तो रेंट ट्रिब्यूनल हैं, गार्डियन के केसेस हैं तो गार्डियन जज साहबान हैं। हायरार्की इंशाल्लाह ताला फिर वक्तन फ़क्तन आप लोगों को बताते जाएंगे इनकी तरतीब, प्रमोशन। जब एक सिविल जज साहब भर्ती होते हैं उसके बाद प्रमोशन में अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फाजिल जज सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं, तो किस तरीके से कौन कौन सी इनमें तरतीब होती है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश कर रहा था एफआईआर की अहमियत, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब एफआईआर एक बुनियादी कागज डॉक्यूमेंट होता है जो मालूमात होती हैं, इंफॉर्मेशन मुस्तगीस देता है। अब किसी भी वक़ूए में मुतअद्दिद अफराद शामिल हैं, काफ़ी लोग कत्ल हो गए, काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए। शुरू में एफआईआर सिर्फ एक होती थी, लेकिन बाद में एफआईआर एक वक़ूए की एक से ज़्यादा दर्ज होने लगीं। फैसला जात थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी अपनी दलीलें थीं, लॉजिक्स थे कानून की रोशनी में। उस वक्त उनके बेहतरीन फैसले थे, उनको फॉलो किया गया। लेकिन बाद में हमने दर्स नंबर 5 में ये डिस्कस किया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमारे फाजिल 8 जज साहबान थे, जिनमें एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सर मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। उनकी ये जजमेंट लिखी हुई है, इंशाल्लाह ताला इसको भी हम वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे हर एंगल से। अब सेटल्ड लॉ क्या है पाकिस्तान का कि एफआईआर सिर्फ एक ही होगी, एक वक़ूए की। फर्ज किया मुखालिफ गिरोह हैं, मुखालिफ ग्रुप हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है ना दो खानदानों का, दोनों खानदान के अफराद जख्मी हो जाते हैं, थाने में झगड़ा होता है, बड़ी अदालतों में मामलात चले जाते हैं, हमारी एफआईआर दी जाए, हमारी एफआईआर दी जाए। तो अब सेटल्ड लॉ ये है कि एफआईआर सिर्फ एक ही होगी, एक ही वक़ूए की। एफआईआर हो गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सीआरपीसी में सेक्शन 154 इसकी तरतीब है। पुलिस रूल्स में चैप्टर 24 में और 25 में इसका बाकायदा तज़किरा मौजूद है कि एफआईआर में एक तो पूरी हकीकी कहानी होती है, दास्तान कि वक़ूआ कैसे हुआ, एक शख्स बयान करता है मुकम्मल कहानी। फिर इसके और कुछ अज्जा होते हैं इंतहाई ज़रूरी। जो इन्फॉर्मेंट जाता है, मुस्तगीस जाता है, मुदई जाता है थाने एफआईआर कराने, लिखा जाता है वक़ूआ कब हुआ, टाइम ऑफ अकरेंस, एफआईआर कब दर्ज हुई, किस जुर्म के ताबे एफआईआर दर्ज हुई, ये उसके कॉलम्स हैं एफआईआर के। थाने का वक़ूए से कितना फासला है, क्या एफआईआर दर्ज कराने में कोई ताखीर तो नहीं है, ये होती हैं बुनियादी चीजें एफआईआर की रजिस्ट्रेशन में। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम देखेंगे, जैसे आप लोगों से तारुफ शुरू में कराया कि असूल हमने देखने हैं। हमारी आजिज़ाना राय के मुताबिक जब तक कोई तालिब इल्म फौजदारी असूलों को मुतलका कानून की रोशनी में नहीं समझ सकता, वो इम्तिहान के लिए एक बेहतरीन तालिब इल्म शायद नहीं है। क्योंकि जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, क्लैरिटी होगी हर चीज़ की, असूल समझ आ जाएंगे,
उसके बाद हर मजमून का पेपर बेहतरीन तरीके से वो हल करने की पोजीशन में होगा तालिब इल्म, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज कानून से मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि फौजदारी कानून के असूलों को समझा जाए कि इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह ताला इन प्रिंसिपल्स को हम मुतलका जो दफ़ात हैं मुतलका कवानीन की, उनके साथ भी जोड़कर लिंक करके इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अब आज के इस दर्स में बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल की गई हैं, लेकिन एक असूल बुनियादी, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं असूल फौजदारी कानून के FIR। अब जुर्म तो हो गया, मिसाल देते हैं, अल्लाह पाक रहम करे, किसी का बच्चा अगवा हो गया। अगवा कैसे दास्तान है, मुख्तलिफ हक़ाइक़ हो सकते हैं। किसी दोस्त के साथ कोई नौजवान गया, 12 साल 15 साल 20 साल उम्र है, या बुजुर्ग है, नौजवान के साथ चला गया, घर वापस नहीं आया, या अहले खाना को इतला दी जाती है कि आपका फलां फर्द बूढ़ा बच्चा हमारे कब्जे में है, अगर रकम दी जाए तो हम उसको छोड़ देंगे। ये जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो फैमिली का सरबरा या कोई भी अफराद थाने चले जाते हैं कि जी FIR दें, वकूआ हो गया है, हमारा बंदा अगवा हो गया है, हमारा बच्चा अगवा हो गया है। या जुर्म कोई भी हो सकता है, कत्ल की आप लोगों को मिसाल दी है, रॉबरी की मिसाल दी है। बस क्या, एक शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहा है अकेला, उसको मुल्जमान ने पकड़ लिया, 2-4 लोगों ने उससे मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, असले के जोर पर मोटरसाइकिल छीन लिया, उसे भगा दिया। अब जुर्म हो चुका है, अब इसकी FIR होनी चाहिए। वही जो आप लोगों से कल गुजारिश की थी, जो हकीकत हो जितना जल्दी हो सके थाने को आगाह कर दें। मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में शायद थोड़ा बहुत होता रहा है कि जी बाज़ का कोई सियासी मामला आ जाते हैं कि जी पुलिस FIR नहीं देती, तो आप क्या करें? वक्ती तौर पर फ़ौरन SHO साहब से ऊपर के अफसर हैं, DSP साहब, ASP साहब, उनके पास चले जाएं। अब हमारे पाकिस्तान में निज़ाम है DPO साहिबान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का, उनके पास चले जाएं। अमूमन तकरीबन अगर नेक नियति के तहत, एक पॉजिटिव माइंड के तहत हम देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हर जगह मौजूद है। अक्सरियत तकरीबन हमारे अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह DPO साहिबान बेहतरीन अफसरान हैं, नहीं ये सियासी प्रेशर को मद्देनज़र लाते, हकीकत पर पहुंच जाते हैं, FIR तकरीबन हो ही जाती है। बासूरत दीगर DPO साहिबान से हमारे रीजनल पुलिस अफसरान हैं, RPO साहब, उससे ऊपर हमारे DIG और RPO साहिबान तकरीबन एक ही रैंक के हो गए। इंस्पेक्टर जनरल हैं हमारे हर सूबे के हेड पुलिस के। इतनी अंधी नहीं है, इंसाफ बहुत हद तक हो रहा है, मिल भी जाता है। अभी तो सिर्फ FIR का आगाज है ना, यही आप लोगों से गुजारिश कर रहे थे। अब जजमेंट है 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज है 1550। अब आप लोगों से ये गुजारिश करनी थी, मेरे कानून के तालिब इल्म दोस्तों, अक्सर औकात जनरल नॉलेज की बातें पूछी जाती हैं। अब देखें ना, सखर लिखा हुआ है, सखर है सूबा सिंध का शहर। अब ये जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध की 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल। रिसाला जात हैं PLD के, रिसाला जात हैं मुख्तलिफ, तकरीबन शायद 8 हैं, मुख्तलिफ नाम है MLD, CLC, YLR, PLD, SCMR, PCRLJ वगैरह, CLD हो गया। अब ये सखर क्यों लिखा हुआ है? ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सिविल जज साहबान ने जनरल नॉलेज का इम्तिहान देना है ना, क्या जोग्राफिया आता ही है ना, शहरों के नाम आ जाते हैं। वैसे भी एक आम पाकिस्तानी को पता होना चाहिए, इल्म से मोहब्बत रखने वाले को,
कि पाकिस्तान के कितने सूबा जहात हैं, ये तो आमतौर पर सबको पता है। डिवीजन्स कितने, डिस्ट्रिक्ट्स कितने, तहसीलें कितनी हैं, और कौन सा पाकिस्तान का शहर किस वजह से मशहूर है, कहाँ वाक़या है, कौन से शहरों का कितना फासला है एक दूसरे से, वजह शोहरत क्या है, तहजीबी तारीखी मकामात कौन से हैं, किस वजह से पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है, किन औलिया कराम की, बुजुर्गों की वहाँ मज़ार हैं। दोस्तों ये बुनियादी चीज़ें, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं, प्रोसिक्यूशन का है या हमारे लॉ डिपार्टमेंट का है या हमारे सिविल जज साहबान का है, जनरल नॉलेज के अक्सर ये इंटरव्यू में तो यकीनन पूछे जाते हैं इस तरह के सवालात, इंटरव्यू में भी आ जाते हैं, पूछ लेते हैं वो सवालात एक जनरल नॉलेज चेक करने के लिए। अब आप लोगों से आज के भाई दावे वही उस्ताद मोहतरम सर आमिर रज़ा साहब वाला तरीका कि कुछ शहरों के नाम ना आप लोग सुन लें, सिब्बी, तुर्बत, पाकिस्तान के किस सूबे का है कि ये शहर है सिब्बी और तुर्बत, बलूचिस्तान के। वजह शोहरत आज किस पस मंज़र में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के यहाँ सर्किट बेंचेस हैं, प्रिंसिपल सीट है हमारी ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट की क्वेटा में, लेकिन हमारे ऑनरेबल जज साहबान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सिब्बी में भी और तुर्बत में भी तशरीफ लाते हैं, वहाँ भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की हियरिंग प्रोसीडिंग होती है, इन्हें सर्किट बेंच कहा जाता है। जैसे पंजाब में आप लोगों को सबको पता है प्रिंसिपल सीट तो हमारी लाहौर हो गई, सर्किट बेंचेस हमारे कौन कौन से हैं, रावलपिंडी, मुल्तान और भावलपुर, ये सर्किट बेंचेस हैं और प्रिंसिपल सीट पर भी हियरिंग होती है। मतलब 4 मकामात, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, बलूचिस्तान के क्वेटा हो गया, सिब्बी और तुर्बत। अब इसका आप KPK का सुन लें, पुराना नाम सरहद था, अब मौजूदा नाम KPK खैबर पख्तूनख्वान। अब इसके कौन कौन से शहर हैं, एबटाबाद, मंगोरा, बन्नू, डेरा इस्माइल खान। प्रिंसिपल सीट पिशावर में है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पिशावर में अक्सर बैठते हैं, लेकिन वो अपना बेंच सर्किट बेंच में भी अपना रोस्टर बना सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकते हैं। मिसाल दे रहे हैं कि अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पिशावर वाले मंगोरा में अपना बेंच करना चाहें, मंगोरा में हियरिंग करना चाहें, तो आप वहां भी तशरीफ ला सकते हैं। अब प्रिंसिपल सीट हो गई हमारी पिशावर, सर्किट बेंचेस हो गए एबटाबाद, मंगोरा, बन्नू और DI खान। ये हो गए हमारे बलूचिस्तान के KPK के। अब आप सिंध की तरतीब सुन लें, कराची, सिंध, सिंध सूबे का नाम है, हमारा हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब सिंध के आपकी आप प्रिंसिपल सीट पर होते हैं कराची में। अब इनके सर्किट बेंचेस कौन कौन से हैं, किन शहरों में, सक्खर, हैदराबाद और लाड़काना में, सक्खर, हैदराबाद और लाड़काना। अब आपके सामने जो स्लाइड है ये सक्खर बेंच का फैसला है, जो फौजदारी कानून के असूल की रोशनी में आज आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया बताया जा रहा है। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम का तरीक़ाकार है। तो बेटा ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंतहाई अहम चीज़ें होती हैं, पता होना चाहिए हमें। अब आप लोगों से गुजारिश कर रहा था, स्लाइड पे सामने देखें क्रिमिनल ट्रायल सक्खर एविडेंस। अब देखें ना, बात हो रही थी हमारी इसकी FIR की, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फौजदारी कानून के ताबे होती है। फौजदारी कानून हमारा कौन सा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक ज़ाब्ता तरीक़ाकार दिया गया है जिसके ताबे FIR होगी। अब इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट लेक्चर में FIR, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या है, उससे जो मुतल्लिका दस्तावेज़ात होती है इंशाल्लाह ताला वो भी स्लाइड्स पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन दिखाना लाजमी है ये चीज़ें आप लोगों को। अब देखें ना 154 में FIR हो गई।
अब कानून शहादत आर्डर आप लोगों ने पढ़ा, किस तरह लिंक पैदा हो रहा है। उन मेरे बहन भाइयों को गुजारिश है, आप लोग सीआरपीसी तो पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ ली है, कानून शहादत पढ़ लिया है, मजमूए ताजीरात पाकिस्तान पढ़ लिया है, लेकिन कानून की एप्लीकेशन आप लोगों को किस तरह समझ आएगी इन जस्टा पोजीशन, एक दूसरे के साथ मिलाकर ए टू जी अच्छे तरीके से बात समझ आ जाए। बेटा ये असूल और जवाबित किस तरह समझ आ जाते हैं, कहानी किस तरह बनती है, मिसाल दे रहे हैं। अब वही आप लोगों को गुजारिश कर रहा था, हर ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक रिक्वायरमेंट है जब वो सिविल जज साहबान रिक्रूट करते हैं। बस लाहौर हाई कोर्ट की ये एक बहुत मशहूर बात है, हकीकत पर मबनी, कि हमारे हाई कोर्ट के जज साहबान ये फरमाते हैं, ये जो अब सिलेबस है मौजूदा, कि जी हमारा सिविल जज माशाल्लाह इतना काबिल हो कि जब वो सीट पर बैठा हो तो किडनैपिंग एब्डक्शन का जो भी वो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के हिसाब से जुर्म की नोयत देख ले, अगर वो ट्राइबल है मजिस्ट्रेट साहब का, तो कि बहस अगर फाइनल आर्गूमेंट्स होना तो हमारे जज साहब बेहतरीन फैसला कर सकें। फौजदारी कानून में हाल्ट का केस है, 489F चेक की डिसऑनर का केस है, फैसला कर सकें। अब एक स्टूडेंट ने तैयारी करनी है सिविल जज की, सिलेबस सारा मौजूद है, अब तकाजा है उस इदारे का जिसने जवाब देनी है कि जी ये बेहतरीन फैसले कर सके। बेटा बेहतरीन फैसले बाफजल रब्बी आप उस वक्त करेंगे जब आप लोगों को केस लॉ की समझ आ जाएगी। हमारी आजिज़ाना दानिस्त ये कहती है, क्योंकि ये प्रपोजिशंस है ना, आप लोगों ने बतौर ट्रायल का कोर्ट वही काम करना है जिसकी दास्तान आप लोगों ने दीगर फैसला जा जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके पढ़े होंगे, तो फिर आपको सही समझ आएगी ना कि बंदा बरी करना है या सजा करना है, सिविल सूट है डिसमिस करना है या डिग्री करना है, जमानत कैसे लेनी है। बेटा ये केस लाज की मदद से ही आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अब आप लोगों को एफआईआर का बताया जी, दास्तान हकीकत बता दी, एफआईआर होगी। अब एफआईआर एक एविडेंस की किस्म है, वो बतौर गवाह गया ना, कहता है गवाह की क्या तारीफ है, आंखों से देखा कानों से सुना, अकले सलीम ने तस्लीम किया, दिमाग ने अक्ल ने। अब देखे ना बेटा ये जो इन्फॉर्मेंट है ना वो गवाह है कानून की रोशनी में। मिसाल दे रहा हूं, एक शख्स है जा रहा है कहीं, उसका उसे रास्ते में दुश्मन मिल जाता है, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है, इसका दुश्मन इसे डंडे मारता है सर पे, ये जख्मी हो जाता है शदीद। अब ये थाने चला जाता है खुद ही कि जी मैं जा रहा था इतने बजे फलां से फलां जगह, तो फलां शख्स आ गया जिसके साथ मेरी दुश्मनी है, तो उसने मेरे सर पर डंडे के वार किए, शदीद खून जारी है, अब मैं थाने आ गया हूं, तो ये एफआईआर रजिस्टर कराई जाए। अब ये शख्स कल को एफआईआर हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के जितने भी स्टेप्स हैं इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट देखेंगे। मुलजिम पकड़ा गया, बरामदगी हो गई, तफ्तीश मुकम्मल हुई, जुडिशल हुआ, उससे पहले उसका फिजिकल रिमांड लिया गया, जेल में है, जमानत हो गई या नहीं हुई, अदालत में चलान आ गया, अब उसकी शहादत चलनी है इस केस में। अब गवाह कौन है, जो मुस्तगीस है ना वो खुद गवाह है। एफआईआर तो हमें सिर्फ ये कह रही है ना कि जी एफआईआर होनी चाहिए। कौन है शख्स, बेटा ये वो शख्स है जो मजरूब है, इन्फॉर्मेंट है, जो कहता है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए मुल्की कानून के ताबे। अब ये एविडेंस डायरेक्ट बेस्ट एविडेंस है। अब ये सिर्फ आज के लिए यही असूल देख लें, डायरेक्ट एविडेंस, absence of scope, direct evidence was not the only methodology to prove an indictment। अब देखे ना सूरत हाल बेटा कुछ यूं है, अब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब जो जिस शख्स की मैंने आप लोगों को मिसाल दी है ना,
इसने तो अपनी आंखों से देखा ना कि इसको किसी ने मजरूब किया है, जख्मी किया है। अब दूसरी सूरत हाल जो मैंने आप लोगों को अगवा की बता दी, ये केस जो स्लाइड इस वक्त आप लोगों के सामने है, ये अगवा से मुतल्लिका केस है, जिसको इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से देखेंगे। अब बच्चा है 10, 12, 14 साल का, घर से बाहर खेलने गया, अगवा हो गया, या किसी दोस्त के साथ गया, वापस ना आया, बच्चा गया वापस ना आया, नहीं मिल रहा, फोन आ जाता है फैमिली के पास कि बच्चा हमारी कस्टडी में है। अमूमन नॉर्मली एफआईआर हो जाती है। अब कोई शहादत मौजूद नहीं है, डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट एविडेंस का सहारा लिया जाता है। अब शहादत की कई अकसाम है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। इनडायरेक्ट शहादत या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जिस केस की इस वक्त आप लोगों के सामने स्लाइड चल रही है, जब पढ़ेंगे ना सुनेंगे, हद से ज्यादा दुख होगा बतौर इंसान। अल्लाह जानता है हकायक क्या थे, अल्लाह जानता है, लेकिन हम इस वक्त नेक नियति से सिर्फ और सिर्फ कानून की तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हकायक मेरे अल्लाह की नज़र में है, हर कोई हमारी नज़र में काबिल एहतराम है। सिर्फ हमने इल्म की खातिर ये केस लाज वगैरह देखते हैं, अपने इल्म को बेहतर करने के लिए। अब बच्चा था 12 साल का, उसका कत्ल हो गया था, बहुत ब्रूटल मर्डर था। तेजाब वगैरह पेट्रोल उस पर फेंक कर उसकी लाश को, नाश को मसख किया गया था। अब लास्ट सीन एविडेंस थी उसमें सिर्फ, कैसे दो भाई खेल रहे हैं घर के बाहर, कोई खेल खेल रहे हैं, डब्बू या डब्बू कहते हैं, डब्बू गेम वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि दो लोग है मोटरसाइकिल पे एक भाई को ले गए, जो बेचारा कत्ल हो गया बाद में। अब मुस्तगीज के रिश्तेदारों ने मोटरसाइकिल पर इस बच्चे को जाते हुए देखा। 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर थे, ये बच्चा मगवी अगवा होने वाला, और 2 मुल्जमान और थे। मुल्जमान 4 थे इस केस में, 2 बरी हो गए, 2 को सजा हो गई। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, लास्ट सीन एविडेंस डायरेक्ट नहीं थी, कत्ल होते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन लास्ट सीन आखिर में तो मकतूल किन की सोहबत में देखा गया। मेरे बहन भाइयों, यही सवालात उठते हैं एविडेंस के। डायरेक्ट एविडेंस क्या है, सर्कमस्टेंशियल क्या है, डॉक्यूमेंट्री क्या है, एविडेंस को प्रूव किस तरह किया जाता है। ये हैं हमारे फौजदारी कानून के असूल, ज़वाबित। इन्हीं को इंशाअल्लाह ताला मद्देनजर रखकर अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एफआईआर पर शायद 1 या 2 मैक्सिमम लेक्चर होंगे, उसके बाद हम नया मौजू शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।